बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। 2 दिन हो गए हैं, धूप भी निकली, कल का भी बारिश का बताया हुआ है। मैं शॉप पे जाने के लिए रेडी हो गया था, तो खाना साथ लेके जाना दोपहर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉप पे चलते हैं। अगर कहीं और जाना हुआ तो फिर इंशाल्लाह वो भी अपडेट देंगे। फ़िलहाल तो शॉप पे जाने का इरादा है। भाई इतनी ठंड में ना बाइक चलाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। ये भी समझे चैलेंज ही होता है जो बाइक पे इतनी सर्दी में जो है ना वो बाइक पे जाना। बहुत ठंड है गाइस, बहुत ठंड है। बाइक की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। ये जी सर्विस स्टेशन पे आया था। आज सेकंड डे है वीडियो का। तो आज आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूँ। दिसंबर 21 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाली है तब से स्टार्ट करते हैं बचपना कैसे गुजरा है। 5वीं क्लास मुझे याद है। 5वीं क्लास से पहले कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्हें याद होता है, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन मुझे 5वीं क्लास, चौथी क्लास ये मुझे याद है, लेकिन 5वीं क्लास मुझे एग्जैक्ट जो सी है ना वो सारी मुझे अभी तक याद है कि कैसे हम स्कूल जाया करते थे, कैसे बहाने बनाया करते थे और घर से मार पड़ती थी। पढ़ाई में कितने हम काबिल थे, क्या करते थे क्या नहीं, कितना खेला करते थे। 5वीं क्लास में ऐसे होता था कि हम इतने लायक स्टूडेंट तो नहीं थे, तो घर जो सा है ना वो टीचरों के मार के डर की वजह से घर बहाने बनाते थे। कभी पेट दुख रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, तो काम हम जो सा वो स्कूल का बहुत कम याद करते थे। ज़्यादा खेल कूद में, घर के कामों में जो सा वो मसरूफ़ रहते थे। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। तो जब पेपरों का टाइम आया, घर वालों ने मुझे, अम्मा जी ने कहा कि आपने ना अच्छे नंबर लेने हैं, आपको मैं ना साइकिल गिफ्ट करूँगी। तो मैंने इसी लालच में ना काफ़ी तैयारी, अच्छी खासी तैयारी करना शुरू कर दी। तो तैयारी करने के बाद जो सा वो मैं अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह नालायक स्टूडेंट जो सा वो फ़र्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की। बोर्ड के पेपर होते थे उस टाइम, काफ़ी जो सा वो सख्ती वगैरह भी होती थी उस टाइम। अब तो बच्चे जो सा वो बोर्ड के पेपर होते हैं, लेकिन 8वीं क्लास, 5 क्लास जो सा इनके बहुत ही कम जो से वो स्कूल बोर्ड के पेपर दिलवाते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। उस टाइम हमारे बोर्ड के पेपर हुआ करते थे। बोर्ड के पेपर में जो सा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूल में अपने टॉप किया। तो मैं अपनी वो जो सा अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं आपको साइकिल गिफ्ट करूंगी, उसके पैसे अम्मा जी ने बैंक में अकाउंट में जमा करवाए हुए थे 5000। ये तकरीबन जो सा ना ये मुझे सन याद आ रहा है कि सन जो सा वो 2005-4-5 की बात है, ये उस टाइम की बात है। फिर उसके बाद वो जो सा जो मैंने साइकिल विन की थी, अम्मा जी की विश पूरी की थी कि मैं स्कूल में फ़र्स्ट आऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर ऐसा कोई जो सा ना वो तब्दीली आई ज़िंदगी में कि अम्मा जी और अब्बा जी ने फ़ैसला किया कि आपको ना लाहौर जो सा ना वो भेजना है। लाहौर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दोनों भाई। हम 2 भाई थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों भाई जो सा ना वो हमें, अम्मा जी और अब्बा जी हमें लाहौर एडमिशन करवाए। अब भाई को घर वालों ने जो सा वो एडमिशन करवाया था हिफ्ज़ के लिए, और मुझे जो सा उन्होंने इंग्लिश मीडियम जो सा, मैंने पहले उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ था, तो इंग्लिश मीडियम में मुझे उन्होंने एडमिशन करवाया। वो तकरीबन मैंने 2-3 माह उर्दू मीडियम जो सा, इंग्लिश मीडियम मैंने तैयारी की, पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो काफ़ी जो सा वो पढ़ाई टफ़ लगी। मैंने घर वालों को बताया कि मुझे ये ना काफ़ी पढ़ाई टफ़ लग रही है।
उन्होंने फिर यही फ़ैसला किया कि अगर आप भी हिफ़्ज़ में जाना चाहते हैं तो हिफ़्ज़ में चले जाएँ। तो मैं हिफ़्ज़ में चला गया, मैंने हिफ़्ज़ में एडमिशन ले लिया भाई के साथ। तो हिफ़्ज़ मुझे काफ़ी इजी लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया, तैयारी करना शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, वो प्यार मोहब्बत से पढ़ाते थे। तो सुबह के टाइम जो सा ना उठना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आपको पता ही है जो बच्चे होते हैं वो जो सा ना ज़्यादा नींद या खेलने कूदने में अपना ज़्यादा टाइम जो सा ना वो पसंद करते हैं कि हम इन कामों में जो सा ना वो अपना ज़्यादा टाइम सर्व करें। तो सुबह सुबह उन्होंने हमें 3 साढ़े 3 बजे सुबह उठाना, हमने वज़ू करना, सर्दियों की रातें, सर्दियों का दिन, सुबह सर्दियों की सुबह, सर्दियों में ठिठुरते हुए हमने उठना, उठते हुए उस्तादों का डर भी होना कि अगर हम सोए रहे तो वो आएंगे मारेंगे। तो उठना, उठ के फिर हमने ना बहाने से ना टूटियाँ लगी होती थी वहाँ पे ना हमने 15-20 मिनट ऐसे ज़ाया कर देने चादर लेके। तो वहाँ पे ना टूटियों के ऊपर सिर रख के ना आधा घंटा हमने इसी तरह बैठे रहना। जब हमें पता लगना टीचर आ रहे हैं तो हमने ना जल्दी जल्दी टूटी खोल के ना हल्का सा हाथ धोना शुरू कर देने। तो ऐसे ही ना सुबह वज़ू वगैरह करके नमाज़, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी करवाते थे, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी। तो इसी तरह ना वहाँ हमारे साथ दरबार शरीफ था। तो दरबार शरीफ पे जो सा ना वो हर जुमेरात ना लंगर का इंतज़ाम होता था। तो लंगर का टाइमिंग ऐसी होती थी कि इशा की नमाज का टाइम हो जाता था जब वो लंगर तकसीम करते थे। तो वो लंगर का टाइम ऐसा रखा हुआ था कि हम ना मजबूरी होती थी, बस हमने खाना उधर से खाना है। बच्चे थे तो इसी तरह ही ना हमने ना शौक से ना लंगर लाइनों में ला के लेना। और लेते लेते हमें जब वापसी होनी ना, तो वापसी होते होते तो वो नमाज़ खड़ी हो जानी। तो वो जो हमारे सुपरिटेंडेंट होते थे ना हॉस्टल के, तो वो नमाज़ की जो सी वो बहुत पाबंदी करवाते थे। नमाज़ की पाबंदी की वजह से जब उन्होंने मस्जिद के बाहर खड़े होना, हमने आना, तो उन्होंने सोटी से ना हमें कान पकड़ा के तो अच्छी खासी हमारी फैंटी लगनी। और हम इतने ढीठ थे कि हमने हर जुमेरात यही हमारा तमाशा लगता था। तो उस टाइम जो सा वो महसूस भी होती थी ये चीज़ें, लेकिन अब हम वो वक़्त अपना याद करते हैं कि यार वो दिन बहुत अच्छे थे। तो उस टाइम हर चीज़ का डर खौफ भी होता था। इस तरह ही फिर ना तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो सा वो हमने वहाँ लाहौर में अपना पढ़ाई में लगाया। फिर उसके बाद जो सा ना घर वालों की बहुत याद आती थी। हफ्ते में 1-2 दिन हमारी बात होती थी घर। फ़ोन उस टाइम मोबाइल जो सा वो मोबाइल बहुत कम यूज़ होता था, तो ज़्यादा PTCL जो सा वो चलता था। PTCL पे हमने कॉल करनी होती थी घर, तो घंटा डेढ़ घर कॉल करनी। तो घर वालों को यही कहना, घर वालों ने पूछना कैसा दिल लगा, ठीक है। तो घर वालों की ना बहुत याद आनी। उसमें ना वापसी आने की एक वजह बनी, मेन वजह ये बनी कि मैं जो ना वहाँ पर टाइफाइड जो सा ना वो बुखार हो गया। तो अम्मा जी और अब्बा जी को मैंने बताया, तो तकरीबन 1 वीक जो सा वो हमारे उधर एक अंकल हुआ करते थे लाहौर में, वो अपने घर ले गए। तो आपको पता ही अपना घर अपना ही घर होता है। तो वहाँ पर अंकल ने काफ़ी जो सा वो ज़िम्मेदारी ली, लेकिन वो जो सा ना टाइफाइड का बुखार जो सा वो नहीं कम हो रहा था, बिगड़ता ही जा रहा था। तो अम्मा जी को मैंने बताया कि नहीं मेरी तबीयत जो सी है ना वो नहीं ठीक हो रही। अम्मा जी और अब्बा जी लाहौर आए या फिर वो मुझे लेकर गए। उसके बाद तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ मैं घर रहा हूँ, इलाज वगैरह करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर दोबारा मैं गया हूँ। फिर हमने अम्मा जी को कहा कि हमारा दिल नहीं लगता। तो ज़ाहिर बात है मैं 1-2 मंथ जब घर रह के गया तो मेरा ज़्यादा दिल नहीं लगता था। तो मैंने अम्मा जी को फोर्स किया कि अब हमने जो सा वो लाहौर नहीं पढ़ना। कुछ देर तो अम्मा अब्बा हमें समझाते रहे, लेकिन आखिरकार ये उनसा ना वो कर पहुँचे। अम्मा और अब्बा को ना फोर्स बहुत किया, तो अम्मा अब्बा जो सा ना वो मान गए। उनके मानने के बाद फिर हम वापस आ गए। यहाँ पर हमारे एक अब्बा जी के दोस्त हुआ करते थे, वो कारी साहब। अब्बा और अम्मा जी ने फ़ैसला किया कि आपको ना यहाँ पर दोनों भाइयों को एडमिशन करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने यहाँ पर अपना हिफ़्ज़ शुरू किया दोबारा रही। तो हिफ़्ज़ में जो सा है ना वो ये
सिस्टम चलता होता था कि लाहौर में जो सा वो कारी साहब ना बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे, मारना पीटना जो सा वो इतना नहीं चलता था। आजकल मोस्टली जो सा ना वो हिफ़्ज़ में अब थोड़ी सी सख्ती हुई है कि आप कम मारते हैं, लेकिन हमारे जो उस टाइम का दौर था उसमें हिफ़्ज़ में ना बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। इस वजह से डर खौफ से ना बच्चे जो सा वो हिफ़्ज़ के शोबे में वो जाना पसंद नहीं करते थे कि इधर बहुत उस्ताद जो सा ना वो तशद्दुद करते हैं। ऐसे रूटीन चलती रही। अरे टीचर हुआ करते थे ना वो बहुत ज़्यादा ना मारते, मैंने उनके डर खौफ की वजह से ना छुट्टियां भी करनी। स्टोरी ये थी कि हम उन्हीं कारी साहब का ना एक मदरसा हुआ करता था इधर पास ही, तो उस मदरसा में ना वो हमें सेकंड टाइम ले जाते थे कि आप इस स्कूल में जो हिफ़्ज़ करते हैं ना, तो वो जिनका सबक वगैरह कम याद होता था तो वो सेकंड टाइम उधर ले जाते थे कि वो हमारे घर के थोड़ा सा नज़दीक ही हुआ करता था। तो जब वो मदरसा में मैं जाता था सेकंड टाइम, तो ज़ाहिर बात है घर जाने की जो सा ना वो हर टाइम घर के ख्यालात होते थे कि घर जाना है, बस रात शहर में होने के बावजूद भी घर जाने की जो सा ना वो ख्वाहिश रहती थी कि घर जाना है, सेकंड टाइम घर जाना है बस। अम्मा अब्बा के बच्चे, ज़ाहिर बात है बच्चों की यही कोशिश होती है कि सेकंड टाइम जो सा ना वो अम्मा अब्बा के पास ही हम घर ही हों रात। तो उस टाइम इस तरह हुआ कि कारी साहब ने मेरी ना छुट्टी बंद कर दी। छुट्टी बंद करने की वजह से ना मैं बहुत परेशान हुआ। तो इसी तरह ना हम सबक सुना रहे थे, तो कारी साहब ने हमें वो ना सिपारा बताया हुआ था कि आपने दो लड़के थे, तो दोनों लड़कों ने ना आपने ये सिपारा इसे सुनाना है और उसने ये सिपारा आपको सुनाना है। हम ना मुझे वो सिपारा याद नहीं था, तो मैं गलती से दूसरा सिपारा सुनाने लग गया। तो कारी साहब आए हैं, कारी साहब ने मुझसे पूछा कि कौन सा सिपारा सुना रहे हो। कारी साहब को मैंने वही बताया जो कारी साहब ने मुझे कहा हुआ था, लेकिन मैं वो सिपारा नहीं सुना रहा था। तो कारी साहब ने जब वो लड़के से पूछा कि ये कौन सा सिपारा सुना रहा है, तो उस लड़के ने ना सच बता दिया कि ये सिपारा ना जो आप कह रहे हैं वो नहीं सुना रहा, ये कोई और सुना रहा है जो इसे याद है। तो कारी साहब ने जो सा है ना कहा कि ना आप कुरान शरीफ बंद करें और साइड पे ना बैठ जाएं। मैं साइड पे बैठ गया, वो भी लड़का मेरे साथ साइड पे बैठ गया, और वो भी इसी तरह ही कर रहा था कि जो सिपारा उसे याद नहीं था वो कारी साहब ने कहा हुआ था, वो भी सिपारा मुझे नहीं सुना रहा था, वो और सिपारा सुना रहा था। इस तरह ही ना कारी साहब थोड़ी देर बाद ना चले गए बाहर। बाहर से आने के बाद ना कारी साहब ने कहा कि ना आप दोनों कान पकड़ लें। कान पकड़े। कारी साहब ने मुझे ना वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो सा ना वो तकलीफ़ दे मार पड़ी है कारी साहब से। उससे पहले तो चले ये होता था कि कारी साहब ने एक थप्पड़ मार लिया, दो थप्पड़ मार लिए, हल्की सी 2-3 सोटियाँ मार ली तो कोई महसूस नहीं हुआ करती। लेकिन वो ऐसा हुआ कि कारी साहब ने ना इतना तशद्दुद किया, इतना मारा कि ना मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई और बहुत ज़्यादा डिसार्ड हुआ कि यार क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी, और कारी साहब ने मेरी ऊपर से छुट्टी भी बंद कर दी कि आज बच्चों इसे घर नहीं आपने जाने देना। कारी साहब आप घर चले गए और मैं उधर ही रह गया, और बच्चे जो सा ना वो कारी साहब ने 2-3 बच्चे मेरी निगरानी के लिए बिठा दिए कि आपने इसे घर नहीं जाने देना। तो मैंने उस दिन इरादा किया, तहैया किया कि आज मैंने हर हाल में घर जाना ही जाना, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने घर जाना ही जाना। फिर क्या हुआ कि मैंने उस टाइम ना मदरसा से मस्जिद में हम ना नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। मदरसा से मस्जिद थोड़े डिस्टेंस पे हुआ करती थी। तो कारी साहब ने कहा कि नमाज का टाइम हो गया तो आप ना मस्जिद में चलें। तो कारी साहब ये कहकर चले गए। तो कारी साहब ने ये भी बच्चों को कह दिया कि इसे कहीं जाने नहीं देना और इसकी निगरानी रखनी है, जब ये मस्जिद की तरफ जाए तो आपने इसके साथ साथ रहना। तो इस तरह ही जब मैं बाहर निकला हूँ, लड़के मेरे साथ साथ, मैं बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरह मैं घर जो सा ना वो भाग कर चला जाऊं, क्योंकि मार इतनी पड़ी थी, तकलीफ़ हो रही थी, घर वालों की याद आ रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने लड़कों को बहाना लगाया कि यार मैंने चीज़ लेनी है तो तुम मस्जिद चलो, तो मैं आ रहा हूँ। लड़के कहते नहीं नहीं, मस्जिद में तुमने हमारे साथ ही जाना है, हम तुम्हारे साथ। वो लड़के ना बातें करने लग गए, कुछ ही फासले पे खड़े होकर बातें करने लग गए। मैं चीज़ के बहाने से गया हूँ चीज़ लेने। मैंने देखा कि वो लड़के ना बातें करने लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। मैंने क्या किया है कि वहाँ से ना आहिस्ता आहिस्ता छुपके जो सा ना
गली में दाखिल हुआ, कोई और गली में दाखिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ना दौड़ लगाते जो सा ना वो तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं घर पहुंच गया। वो लड़के मुझे ढूंढते रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने कहाँ मुझे ढूंढा, लेकिन मैं कामयाबी के साथ जो सा वो घर भाग गया। जब मैं घर आया हूँ तो अम्मा जी ने पूछा कि बेटा तुम कल नहीं आए। मैंने उन्हें बताया कि छुट्टी कारी साहब ने बंद की है। छुट्टी जो सा है वो कारी साहब ने बंद करने की वजह से मैं वहीं रहा हूँ, आया नहीं। आज उन्होंने कहा कि आज फिर तुम्हें कैसे छुट्टी मिल गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि छुट्टी मुझे मिली नहीं है, लेकिन कारी साहब ने मुझे इतना तशद्दुद किया है तो मैं उस तशद्दुद की वजह से भागा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ थी, बैठा नहीं जा रहा था, लेटा नहीं जा रहा था, तो इस वजह से मैं जो सा वो वहाँ से भागा हूँ। अम्मा जी ने कहा कि क्यों मारा है, क्या वजह। मैंने फिर उन्हें सारी बात बताई। कमीज़ उतारी तो उन्होंने मेरी कमर पे देखा तो काफ़ी निशान पड़े हुए थे। अम्मा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अम्मा जी ने कहा कि कारी साहब ने आपको इतना मारा क्यों है, कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, आपको समझा सकते थे या टाइम दे सकते थे। तो फिर अब्बा जी ने अम्मा जी को समझाया कि चलें छोड़े, कुछ नहीं होता, बच्चों को चले प्यार से ना समझा दें कि ये वापस जो सा वो मदरसा में जाए। तो मैंने अम्मा जी को कहा कि नहीं, मैंने अब ना मदरसा में नहीं पढ़ना। तो कुछ ही सिपारे रह गए थे बस मुकम्मल होने में। तो अम्मा जी ने जो सा ना वो कहा कि नहीं, मैं इसे मदरसा नहीं भेजूँगी, ये घर में ही जो सा ना वो पढ़ा करेगा और मुझे सबक सुना दिया करेगा, बकाया रूटीन पर जो सा इसका वो चलता रहेगा। इस तरह जो सा वो मैं घर में पढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही रूटीन चलती रही। रूटीन चलने के बाद 8वीं के जो से ना वो एडमिशन जा रहे थे, तो अब्बा जी ने कहा कि चले ना, ये घर में कुछ टाइम ही देता है पढ़ाई में, तो इसे अब स्कूल में एडमिशन करवा दें। स्कूल में एडमिशन करवा दिया, पेपरों की तैयारी शुरू कर दी। तो नालायक से स्टूडेंट थे, टीचरों से भी हम बच जाएं। तो ज़ाहिर बात है, जब एक काम ही होना था, या पढ़ाई करके हम टीचरों से बच जाएं, ना पढ़ाई करके टीचरों से मार खानी पड़ती थी। हमने पढ़ना भी नहीं होता था तो टीचरों से भी बचना होता था। टीचरों से किस तरह बचते थे, टीचरों से इसी तरह बचते थे कि घर से काम पढ़ना होता नहीं था। पढ़ाई किए बगैर हम जो सा वो कभी बाहर लड़कों के साथ फिर लिया, घूम लिया, स्कूल ना गए, घर वालों को छुट्टी के टाइम जो सा वो घर चले गए वापस, और घर वालों ने कहा कि ठीक है जी, बहुत अच्छा बच्चा, ये स्कूल से पढ़ के आ रहा है। तो इसी तरह ना वो मेरे कज़न हुआ करते थे पास ही, उनका चाचू के बेटे थे, उनके साथ मेरी काफ़ी जो सा ना वो दोस्ती हुआ करती थी। तो उनके साथ मैंने उनके घर चले जाना, साइकिल वगैरह उनके घर खड़ी करनी और सारा दिन ना उधर गुजार देना, उनके साथ खेलना, खाना पीना। तो काफ़ी अच्छी दोस्ती मेरी, अंडरस्टैंडिंग थी उस कज़न के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता ना घर वालों को 1-2 मरतबा पता भी लग गया कि ये ना वहाँ अपने चाचू के घर जाके बैठ जाता है और ये स्कूल नहीं जाता। अच्छा, 8वीं क्लास तक पहुँचे थे। तो 8वीं क्लास अल्लाह अल्लाह करके हमारी कंप्लीट हो गई। तो वहाँ पर ना 1-2 टीचर ऐसे हुआ करते थे, टीचर जो सा ना वो काफ़ी सख्ती किया करते थे। सख्ती की वजह से मैंने सोचा कि जो सा ना अब स्कूल चेंज किया जाए। घर वालों को मैंने बताया कि मैंने जो सा ना यहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ना। घर वालों ने मुझसे वजह पूछी कि क्यों नहीं पढ़ना बेटा। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर ना टीचर बहुत तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ना, तो मुझे कहीं और एडमिशन करवा दें। घर वालों ने पूछा कि कौन से स्कूल में जाना है। उस टाइम ना नई क्लासेस शुरू हुई थी पंजाब कॉलेज में। पंजाब कॉलेज में मैंने 9th में एडमिशन लिया। तो वहाँ पर ना जाना, आपको पता ही है पंजाब कॉलेज में जो है ना वो लीड क्लास और हाई स्टैंडर्ड के बच्चों ने पढ़ना। तो हमने भी उनके साथ जो है वो अपना हल्ला गुल्ला करना, पढ़ाई में कम ध्यान। तो इसी तरह ही ना वहाँ पर जब 7-8 माह गुजरे तो पेपर करीब आने लगे। घर वालों ने मुझसे पूछा कितनी तैयारी है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो आता ही जाता कुछ नहीं है। तो इस तरह ही जो है ना वो घर वालों ने सोचा कि बेटा तुम इतनी हमने फ़ीसें भी आपकी अदा की हैं, तो आप पढ़ाई में फिर ज़ीरो। उन्होंने फ़ैसला किया कि बेटा आपको यहाँ से हटा के ना कहीं और एडमिशन करवाना है। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैंने और कहीं भी एडमिशन नहीं लेना है, मैंने यहीं पे पढ़ना है। घर वालों ने कहा कि जो है ना वो आपको इस
कॉलेज में जो सा वो हमने पढ़ने नहीं देना, क्योंकि आप जाते हो हल्ला गुल्ला करके बगैर पढ़ाई किए घर वापस आ जाते हो, हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हो और पढ़ाई में भी बिल्कुल नालायक हो, कोई तुम्हारी तैयारी नहीं है, बाद में तुम फेल हो जाओगे तो क्या करोगे। आखिरकार घर वालों की बात माननी पड़ गई और मैंने उन्हें कहा कि मैंने नहीं पढ़ना कहीं भी। यहाँ पर हमारे एक स्कूल हुआ करता था, तो वो ना 15 दिन में 2 छुट्टियाँ हुआ करती थी, वीकेंड हुआ करता था, लेकिन एक हफ़्ता में जो सा ना वो संडे को भी वो बुलाया करते थे। हाफ डे हुआ करता था संडे को, लेकिन संडे को क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी। तो घर वालों ने कहा कि उस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाना है, वहाँ पर अब्बा जी के जो सा वो जानने वाले एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप अपना बेटा यहाँ पर भेज दें तो हम अच्छी जो सा है पढ़ाई से करवाएं। घर बैठने के बाद मुझे मजबूरन जो सा वो स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। स्कूल में तशद्दुद भी बहुत हुआ करता था, मार भी बहुत पड़ती थी, क्योंकि हम नालायक से स्टूडेंट थे, पीछे डेस्कों पे बैठते थे, पढ़ाई करके नहीं जाते थे। तो वहाँ पर जब टीचर टेस्ट का टाइम होता था तो फ़ौरन ही जो सा वो रट्टा लगा के जितना भी तैयारी होती थी, तैयारी करके फ़ौरन ही जितना याद हुआ मौके पे याद होता था उतना याद करके तो टेस्ट में फिर वो मार ही पड़ती थी, क्योंकि इतनी तैयारी नहीं होती थी। कुछ ही टाइम मिलता था, 10-15 मिनट मिलते थे, 10-15 मिनट में बंदा कितना सबक याद कर लेता है। नालायक से स्टूडेंट थे, घर से पढ़ के नहीं जाते थे। तो इसी तरह ही ना वहाँ भी जो सा वो टीचर हुआ करते थे जिनका खौफ होता था कि इन्होंने मारना है, क्योंकि गलती तो बेसिक हमारी अपनी होती थी कि हमने जब पढ़ के नहीं जाना, तो ना पढ़ने की वजह से टीचरों ने तो सख्ती करनी होती थी, क्योंकि उन्होंने अपना स्कूल में जो सा प्रिंसिपल होता था उन्हें रिज़ल्ट देना होता था कि कौन से स्टूडेंट क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी इन्हें करवानी है और इनसे कैसे रिज़ल्ट लेना है। ज़ाहिर बात है बोर्ड के पेपर होते थे, बोर्ड के पेपरों की वजह से उन्हें सख्ती करनी पड़ती थी। इसी तरह ही टाइम गुजरता रहा, तो नकलें वगैरह लगा के हमने स्टूडेंट होते थे उनके साथ मिल के, उस टाइम ना एक्सरे वाली जो सा ना वो जिल्द चलती होती थी, एक्सरे की वो स्टूडेंट ना अपने दस्तों पे किताबों पे एक्सरे की जिल्द करवाते थे। हमने देखना कि अगर हम पर्ची पे लिखते हैं तो उस टाइम ना नकल से ही हम बचते थे, नकल लगा के हमने लिखना। तो नकल का तरीका हमने ये ढूंढा कि एक्सरा जो सा होता था ना वो हमने अपने रजिस्टरों पे किताबों पे एक्सरा करवा लिया। करवाने के बाद जब हमने पेपर पे लिख लेना ना जो सवाल टीचर ने कहना कि ये क्वेश्चन आपने लिखना है पेपर में, अपने टेस्ट में आपका ये क्वेश्चन आपने लिखना है, हमने वो वर्के पे लिख के उसे ना एक्सरे पे हमने अंदर लगा देना। एक्सरे के अंदर जब हमने लगाना ना तो टीचर ने पहले चेक करना होता था कि इसके पास कोई उसके रिलेटेड जो टेस्ट में इसे क्वेश्चन दिया है मैंने उसके रिलेटेड कोई बुक्स या कोई उसके दस्ते में पेपर वगैरह तो नहीं है। तो वो जब टीचर ने चेक करना तो उसे पता नहीं लगना, टीचर को हमने चेक करवा देना। उसके ऊपर जब हमने दस्ते के ऊपर पेपर रख लेना, पेपर रखने के बाद उसके नीचे तो हमने एक्सरा होता था, एक्सरे के नीचे हमने अपना वर्का रखा होता था। वर्के से हमने नकल लगा के लिख लेना, लिख के टीचर को चेक करवा देना और बहुत ही खुश होना कि हम आज बच गए हैं। और जिस दिन हमारा ये दाग ना लगना उस दिन हमने जो सा वो मार खानी, अच्छी खासी मार भी पड़ती होती थी। अक्सर तो इस तरह भी हुआ करता था कि हम इतने मजबूर हो जाते थे कि हमने सर्दियों में ज़्यादा जो सा वो चोट लगती थी, ज़्यादा महसूस होती थी मार, गर्मियों में तो गुजारा मुजारा हो जाता था। तो सर्दियों में हम इतने मजबूर हो जाते थे जिस दिन हमें टेस्ट नहीं आता था कि हमें अपनी जैकेट्स के अंदर चौंसी ना वो किताब छुपानी पड़ जाती थी कि टीचर ने तो चक्कर लगा लेना है या साइड पे बैठ जाना है। तो इस वजह से हमने सोचना कि चलें बुक्स हम अपनी जैकेट में छुपा लेते हैं, छुपाने के बाद जो सा वो किसी तरीके से नकल लगा लें। इसी तरह ही टाइम चलता रहा, पेपर नज़दीक आ गए। तो जिस तरह ही पेपर नज़दीक आते थे तो स्कूल वालों की सख्ती भी मज़ीद बढ़ जाती थी। सख्ती बढ़ने की वजह से मैंने फिर घर वालों को आके बताना कि अम्मा जी मार पड़ती है तो पढ़ाई में जो सा ना वो दिल नहीं लगता। तो अम्मा जी ने कहना क्या बेटा फिर क्या करना है।
फिर मैंने घर वालों को कहा कि आप इस तरह करें कि मुझे ना स्कूल से छुट्टी ले दें। 1 डेढ़ माह रह गया था पेपरों में। छुट्टी घर वालों ने कहा कि छुट्टी तो पॉसिबल नहीं होगी। मैंने कहा चले आप कोशिश तो करें, एक मरतबा स्कूल वालों से छुट्टी लेके दें मुझे। उन्होंने ना स्कूल वालों से बात की। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी अम्मा जी ने कहा कि हमारी अपनी ही ज़िम्मेदारी होगी, हम अपने बुढ़ापे से घर तैयारी करवाएंगे, लेकिन आप इसे छुट्टी दे दें। छुट्टी स्कूल वालों ने कहा कि कल को आपके बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आता है, कोई मसला बनता है, तो हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं हमारी होगी, आप अपने घर बच्चे को अपने घर में तैयारी करवाएं। घर तैयारी करना शुरू कर दी। अम्मा जी ने सुबह, वो दिन जो सा वो बहुत याद आते हैं। सुबह 2 बजे अम्मा जी ने उठा देना और पढ़ना शुरू कर देना। सुबह फजर के बाद 1 डेढ़ घंटा आराम करना। जिस दिन मैंने डंडी मारने की कोशिश करनी, उस दिन अम्मा जी ने कहना कि बेटा तुमने घर नहीं पढ़ना, तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल ही ठीक रहोगे, मार पड़ेगी तुम वहीं ठीक रहोगे, तुम्हें इज़्ज़त रास नहीं है, तुम नहीं घर पढ़ सकते। फिर उसी डर खौफ की वजह से मैंने तैयारी शुरू कर देनी। अल्लाह अल्लाह करके जो सा वो पेपर आए। पेपरों में मैंने नंबरों से जो सा वो पासिंग मार्क्स से जो सा वो 9th क्लास पास की। 9th क्लास पास करने के बाद मेरा फिर घर वालों से फटा हो गया। मैंने कहा मैंने अब 10th क्लास इधर पढ़नी नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए। उस डर खौफ की वजह से घर वालों को मैंने बताया कि मैंने अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना। घर वालों ने कहा पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ठीक है, घर बैठ जाओ। फिर क्या हुआ, 1 डेढ़ माह घर बैठने के बाद फिर मजबूरन मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जिन टीचरों से डर लगता था वो टीचर छोड़कर चले गए। तो 10th क्लास जो सी है वो बहुत अच्छी जो सा वो गुज़रने लग गई। इस तरह गुज़रती रही। आहिस्ता आहिस्ता जब फिर पेपरों का टाइम आया, पेपरों का टाइम आने के बाद घर वालों को फिर कहा कि अब स्कूल में सख्ती हो रही है। घर वालों को मैंने कहा कि जिस तरह 9th में मुझे आपने छुट्टी लेके दी थी, वैसे ही 10th में लेके दें। चले अल्लाह अल्लाह करके अम्मा जी ने फिर वही स्टेप लिया और मुझे छुट्टी लेके दे दी। मैं घर में तैयारी करना शुरू कर दी। 10th क्लास में अम्मा जी ने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा तुमने पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, अपनी ज़िम्मेदारी पे पढ़ना है। तो जिस तरह रूटीन मेरी 9th में थी कि सुबह के टाइम अम्मा जी ने उठाना, वैसे 10th में रूटीन बनाई ज़रूर थी, लेकिन वैसे मैं नहीं कर सका क्योंकि 9th में नंबर अच्छे आ गए थे। तो अम्मा जी ने मुझे कहना कि बेटा इसकी भी तैयारी कर लो, इसकी भी तैयारी कर लो। मैंने अम्मा जी को एक ही बात करनी कि 9th में नंबर अच्छे आए हैं, सिर्फ मैंने इतने नंबर लेने हैं और मैंने पास होना है सिर्फ। अम्मा जी ने कहना बेटा पास होने का क्या फ़ायदा, आगे एडमिशन में मुश्किल होगी, तो तुम पढ़ लो। ऐसे सारा दिन बैठे रहना, कभी मोबाइल यूज़ कर लेना, मोबाइल यूज़ करने के बाद कभी कुछ काम कर लेना, कभी कुछ काम कर लेना। शाम को मोहल्ले वाले लड़के हुआ करते थे, उनके साथ खेलना शुरू कर देना। तो घर वालों ने बुलाना कि बेटा आ जाओ, घर आ जाओ, पेपर नज़दीक आ गए हैं, पढ़ लो पढ़ लो। ऐसे ही अल्लाह अल्लाह करके जो सा वो 10th के पेपर हुए, पास हो गए। फिर जो सा वो इंटर में एडमिशन लेना था, इंटर में एडमिशन लिया। वो जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उसमें वही रूटीन हुई कि स्टूडेंट्स के साथ जो सा वो फिर घूमना फिरना, अपनी इसी तरह रूटीन चलती रही। रूटीन चलने के बाद जो सा जब जिस तरह ही पेपर आए, पेपर आने के बाद अम्मा जी ने कहा कि जब पेपर नज़दीक आए, अम्मा जी ने कहा बेटा आपकी तैयारी कैसी है। तो अम्मा जी ने जब एडमिशन लेके दिया था तो यही कहा था कि बेटा पढ़ना अपने सिर पे है, मैंने आपको कुछ नहीं कहना, ये भी नहीं कहना कि पढ़ लो। ना पढ़ने की वजह से हम नज़दीक आने के बाद अम्मा जी ने कहा कि आपकी तैयारी कैसी है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तैयारी नहीं है। तो तैयारी ना होने की वजह से घर वालों को मैंने बताया कि मैं इसमें पास नहीं हो सकता। तो फिर घर वालों ने कहा कि क्या करना है फिर आगे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है, तो मुझे और कॉलेज में एडमिशन लेके दे। उन्होंने फिर मुझे कहा कि कौन से कॉलेज में तुम एडमिशन लेकर दे। साथ ही उसी कॉलेज के साथ ये कॉलेज था, वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। वो मेरा साल जो सा वो ज़ाया हो गया। घर वालों ने बहुत कोशिश की कि तुम इसी कॉलेज में जो सा वो पढ़ लो,
इसी साल में पेपर दे लो। मैंने उन्हें बताया कि मैं पास नहीं होऊंगा तो मैंने साल रिपीट ही करना है। तो वो साल मेरा ज़ाया हुआ। मैंने नए साल से जो सा वो दोबारा इंटर में पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ इंटर की फर्स्ट ईयर हुई, सेकंड ईयर हुई। वहाँ भी हम नलायक स्टूडेंट हुआ करते थे, पढ़ाई में बहुत कम ध्यान था। अल्लाह अल्लाह करके जो सा वो सेकंड ईयर कंप्लीट हुई। सेकंड ईयर के पेपर नज़दीक ही थे, तो बड़े भाई थे, वो कहते थे कि बिज़नेस करना है। तो वो बिज़नेस का माइंड सेट लेकर मैंने जो सा ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस में ध्यान देना शुरू कर दिया। तो वो उस टाइम की रूटीन फिर बनी है। फिर जो सा वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दोबारा दिया ही नहीं। इंटर करने के बाद फिर बिज़नेस करते रहे हैं। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही है और चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शॉर्ट सा तारफ़ था मेरी ज़िंदगी का। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना ये भूल गया था कि जब वो अम्मा जी ने साइकिल का जो वादा किया था, वो मेरा साइकिल का वादा जब मैं लाहौर से वापस आया था उस टाइम पूरा हुआ था। वो वादा ऐसे पूरा हुआ था कि अम्मा जी ने पैसे दे दिए। बड़ा भाई था उस टाइम, नए नए फ़ोन आए थे। तो अम्मा जी ने कहा जाओ तुम दोनों भाई मिलके साइकिल ले आओ। अम्मा जी ने 5000 मुझे दिया और हम दोनों भाई बाहर जाके हमने ये मशवरा किया कि साइकिल नहीं लेते, फ़ोन आए हैं नए नए। उस टाइम चाइना से ना फ़ोन आते थे, तो चाइना के फ़ोन जो सा ना वो मैंने 5000 का चाइना का फ़ोन ले लिया। और जब हम घर जाने के बाद जो सा वो अम्मा जी को पता लगा कि इन्होंने फ़ोन लिया, अम्मा जी ने डांटा भी, लेकिन चले वो अम्मा जी ने बर्दाश्त किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ोन तब्दील होते होते जिद्दत आती रही और तब्दीलियाँ ज़िंदगी में भी तब्दीली आई। और फिर हर चीज़ में तब्दीली आती है ज़िंदगी में के साथ साथ इंसान के माहौल में, स्टेटस में, लाइफ में, स्टाइल में, हर चीज़ में तब्दीली आती है। वो तब्दीली बस आ रही है, आती रहेगी। ऐसे ज़िंदगी चल रही है, चलती रहेगी। यही ज़िंदगी का हिस्सा है। ये था मेरी ज़िंदगी का शॉर्ट सा तारुफ। तो बाकी काफ़ी बातें मैं भूल भी गया हूँ, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं और आपको कौन कौन सी अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या क्या बताऊँ। फ़नी स्टोरीज़ भी होती हैं कि जो सबसे मज़ाहिया को टाइम गुज़रा हो या सबसे बैड कोई सीन हुआ हो, कोई इस तरह का मामला भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके आपने बताना है। फिर वो मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो आपके क्वेश्चन आएंगे, आप पूछेंगे मुझसे, उस हवाले से फिर मैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के हवाले से वीडियो बनाऊंगा। तो एक बात मैं करता चलूँ कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो आपकी खातिर मेहनत करनी पड़ती है, तो आपके प्यार के साथ ये सब कुछ मुमकिन है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी के साथ फिर इजाज़त दें मुझे, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आपके क्वेश्चन का मुझे इंतज़ार होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।